कि शेड्यूल 9 में जो सब्जेक्ट जोड़ दिया गया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो आखिर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा शेड्यूल 9 के सब्जेक्ट का, उसके लिए आधार क्या है? तो जानते हैं उसका आधार है संविधान का अनुच्छेद है 31B 31 ख। तो जो सब्जेक्ट है इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 31B। आज हम लोग बात करेंगे 1932 खतियान और शेड्यूल 9। आप जानते हैं कि 1932 का खतियान झारखंड में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है। वर्तमान सरकार उसी एजेंडे में काम कर रही है। इन्होंने विशेष सत्र बुलाकर इसे पारित किया और साथ ही इसे शेड्यूल 9 में शामिल कराने के लिए केंद्र भी भेजने का प्रयास किया, जिसे गवर्नर ने ही लौटा दिया। अब चलिए बात करते हैं कि क्या ये राज्य सरकार किसी एक राज्य का किसी एक कानून को बनाकर ये कह देना कि केंद्र में कि आप संविधान संशोधन लाओ और उसके शेड्यूल 9 में इसे शामिल करो, संभव प्रतीत होता ही नहीं है, बेसलेस बात लगती है। अगर आपको ऑनेस्टली कुछ अगर करना होता तो आप ऐसे प्रयास करते जो आपके अधिकार क्षेत्र में है। आप किसी राज्य अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर केंद्र के ऊपर किसी चीज़ों को क्यों थोप रही है? एक और ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सरकार जिस भी एक्सपर्ट से ये राय ले रही है ये बिल्कुल बेसलेस और यूजलेस राय है। ऐसे राय का कोई मतलब नहीं रखता है कि आप एक छोटा सा राज्य 80 विधायक वाला राज्य ये कहे कि वहाँ 350 MP साथ होकर संविधान संशोधन कर दे, 400 MP साथ होकर संविधान संशोधन कर, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए एक तरह से समझिए सेंटिमेंट है, यूथ को बरगलाया जा रहा है। ये 1932 का खतियान शेड्यूल 9 क्या है, चलिए इसको भी जानते हैं। यहाँ एक पॉलिटिकल लीडर तो नहीं, एक यूथ है, यूथ लीडर है, वो कह रहे हैं कि नहीं शेड्यूल 9 में शामिल किया जा सकता है। वो बार बार एक बात की दुहाई दे रहे हैं, मैं उसको भी आज क्लियर करूंगा। वो कहते हैं कि जो 66वां संविधान संशोधन हुआ था 1990 में, उसमें CNT के कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया था। तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि शामिल किया गया था, लेकिन मैं ये भी क्लियर कर दूं कि उस समय लगभग 25 राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ झारखंड के CNT एक्ट के कुछ प्रावधानों को शामिल करने के लिए 66वां संविधान को संशोधन करके शेड्यूल 9 में नहीं डाला गया था। इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना होगा। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये शेड्यूल 9 का जो चर्चा चल रहा है, ये शेड्यूल 9 है क्या? तो शेड्यूल 9 क्या है कि शेड्यूल 9 हमारे संविधान में पहले से नहीं था। चलिए, शेड्यूल 9 ये जो है ये पहले से हमारे क्या था कि संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। हम सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं था, भारत के संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का ये प्रारंभ से पार्ट नहीं था शेड्यूल 9। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे ये झारखंड में जो नाटक चल रहा है उसके ऊपर। तो भारत के संविधान में शेड्यूल 9 पहले नहीं था, लेकिन इसकी जरूरत कब पड़ी, क्यों पड़ी, चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि शेड्यूल 9 भारत के संविधान का जो मूल संविधान था उसमें नहीं था, लेकिन इसको शामिल किया गया था। आप जानते हैं कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो भारत सरकार ने क्या किया कि भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून, केंद्र सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाए। बात कब की हो रही है, 1951। एकदम इसको समझ लेना है ना। मेरा तो विश्वास होता है कि टॉपिक को इस तरह से समझ ले कि फिर दोबारा उससे जुड़ा हुआ कोई कन्फ्यूजन ना हो। सिर्फ आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अपनी बातों को किसी के समक्ष रखें तो उसको भी ये समझ में आनी चाहिए कि हाँ पर एक्चुअल बात क्या है। सुनी सुनाई बात नहीं है, एक बार देख ले ध्यान से, फिर उसके बाद इसके बारे में अपना राय प्रकट करे, सोचे विचारे। तो भूमि सुधार कानून जब 1951 में बनी तो इसमें क्या हुआ था, आप जानते हैं कि भारत में जमींदारी प्रथा चल रही थी, देश स्वतंत्र हुआ तो भूमि सुधार की जरूरत पड़ी, आवश्यक बात। अब भूमि सुधार का जब कानून बना तो इसका विरोध हुआ। विरोध कहाँ, 3 राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसमें क्या हुआ कि भूमि सुधार जब कानून बनी तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पुरजोर विरोध हुआ और वहाँ के हाईकोर्ट में ये मामला चला गया। ये मामला चला गया वहाँ के हाईकोर्ट में। और आपको जानकर ये शायद आप जानते होंगे या जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में जो हाईकोर्ट था, बिहार का जो हाईकोर्ट जो है आज पटना हाईकोर्ट, बिहार हाईकोर्ट क्या क्या कि भूमि सुधार कानून जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई थी उसको बिहार ये क्या क्या अवैध घोषित कर दिया, यानी ये संविधान के अनुरूप नहीं है।
किसने घोषित किया था, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार हाई कोर्ट द्वारा क्या किया गया कि भूमि सुधार कानून का विरोध बिहार में एमपी और यूपी तीनों जगह हो रहे थे, लेकिन बिहार के जो हाई कोर्ट थे उसने इस कानून को अवैध घोषित कर दिया। भूमि सुधार उस समय बहुत जरूरत था, देश की जरूरत थी भूमि सुधार, कारण क्योंकि भूमि सुधार के बाद ही ये भूमि पर सबका अधिकार संभव था। और आप जानते हैं कि उससे पहले जमींदारी प्रथा एक सिस्टम चली हुई थी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भूमि का टुकड़ा तक नहीं था, इसलिए भूमि सुधार कानून लाना अनिवार्य हो गया था। तब क्या हुआ कि उस समय के आप जानते हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यह प्रयास किया कि नहीं, भूमि सुधार कानून तो लाना ही लाना होगा और किसी शर्त में इसको ऐसे लाना होगा ताकि किसी कोर्ट द्वारा चुनौती नहीं दिया जा सके। क्योंकि जब भूमि सुधार कानून आई तो बिहार के हाई कोर्ट ने क्या किया, इसे अवैध घोषित कर दिया। अब कोर्ट द्वारा ऐसा कानून सरकार द्वारा बनाया जाना जिससे कि कोर्ट में चुनौती ही नहीं दिया जा सके, यहीं से कॉन्सेप्ट आया शेड्यूल 9 का। आप समझ गए, ऐसा कानून बनाना या फिर संविधान के द्वारा ऐसा संरक्षण प्राप्त करना जिसमें अगर उस सब्जेक्ट को शामिल कर दिया जाए तो उसकी चुनौती कोर्ट में भी नहीं दी जा सकती, यानी कोर्ट भी चुनौती नहीं दे सकती है। इसीलिए एक ऐसा कानून की जरूरत पड़ी, ऐसे जगह की जरूरत पड़ी संविधान में कि ऐसी कौन सा जगह बनाया जाए जहां पे उस सब्जेक्ट को डाल दिया जाए तो कोर्ट द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसीलिए शेड्यूल 9 की बात आई। अब शेड्यूल 9 की बात मतलब शेड्यूल 9 का कॉन्सेप्ट कहां से आया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, जब ये बिहार हाईकोर्ट द्वारा भूमि सुधार कानून को अवैध घोषित कर दिया गया तो इसके बाद क्या हुआ, सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया और फिर इसके बाद हुआ कि नहीं, शेड्यूल 9 बनाना होगा जिसको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है। तो इस दिशा में जो पहला प्रयास हुआ तो एक विधेयक आया था 8 मई 1951 को, 8 मई 1951 को एक विधेयक प्रस्तुत हुआ, विधेयक, और फिर यह सदन से पारित होने के बाद बन गया, विधेयक पारित हो गया। और फिर 18 जून को क्या होता है, 18 जून 1951 इसमें राष्ट्रपति की मुहर लगती है और यह पारित हो जाता है। यानी राष्ट्रपति का सिग्नेचर अगर लग गया, राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति की सहमति। अब क्या हो गया देख लीजिए, इसमें चूंकि सरकार को यह, केंद्र सरकार को यह महसूस हो गया था कि एक ऐसा संविधान में सुरक्षा कवच चाहिए जिसको कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सके, इसलिए क्या किया कि एक कानून लाया गया और उस कानून को प्रस्तुत किया गया, अधिनियम बना राष्ट्रपति के द्वारा मुहर लगने के बाद, अधिनियमित हो गया। अब अधिनियमित होने के बाद क्या हुआ, अब आई कि जो हमारा संविधान बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें शेड्यूल 8 तक ही था, शेड्यूल 9 जोड़ा गया। शेड्यूल 9 कब जोड़ा गया, तो 1951 में शेड्यूल 9 को जोड़ा गया। कॉन्सेप्ट क्या था समझ गया, कॉन्सेप्ट ये था कि शेड्यूल 9 को इसीलिए बनाया गया ताकि इसमें अगर किसी सब्जेक्ट को डाल दिया जाए तो उस सब्जेक्ट को न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दिया जा सके। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, यहाँ कोई इफ बट नहीं है कि शेड्यूल 9 बनाने का मतलब ही यही है कि इसमें जो सब्जेक्ट डाल दिया गया उसमें क्या है कि उस सब्जेक्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, कोर्ट द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसी तरह 1951 में पहली बार शेड्यूल 9 में भूमि सुधार से जुड़ा हुआ 13 विषय को शामिल किया गया था। पहली बार जब संशोधन करके शेड्यूल 9 जोड़ा गया तो इसमें फिर संविधान संशोधन हुआ। पहला संविधान संशोधन जो हुआ उसमें 13 सब्जेक्ट इसमें जोड़ा गया था, अभी उसको मैं डिटेल्स में बता दूंगा। 13 सब्जेक्ट को जोड़ा गया, ये पहला प्रयास था। क्या था कि शेड्यूल 9 बना, अब हमारे संविधान में एक ऐसा पार्ट हो गया जो शेड्यूल 9 है जिसमें जो सब्जेक्ट डाल दिए जाएंगे उसको संविधान में चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फिर मामले आने लगे। अब मामलों में क्या है देख लीजिए कि इसमें क्या हुआ कि चूंकि ये संविधान का पार्ट है, संविधान में जुड़ गया। अब इसमें यह एक मामला आया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट 1967, कुछ केस का एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। तो इसमें क्या हो गया, यहीं से लिख लेते हैं। तो कुछ केस का हम लोग जिक्र करेंगे। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट, ये जो केस है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट 1967, तो इसमें क्या है कि इसमें यह तय करना, चूंकि जब शेड्यूल 9 में कोई सी सब्जेक्ट को डाल दिया जाए तो उसको कोर्ट चुनौती नहीं दे सकती है। इसमें यह क्या गया कि कम से कम इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है शेड्यूल 9 में। तो उस समय
कि शेड्यूल 9 में तो ऐसा नहीं है कि शेड्यूल 9 में वो सब्जेक्ट डाल देते। इस केस में एक मामला आया कि ऐसा नहीं है कि संविधान को चूंकि अधिकार है संशोधन करने का, तो वो संविधान के मौलिक अधिकारों की कटौती कर, ध्यान से सुनिए, संविधान के मौलिक अधिकारों की कटौती कर उसे अगर शेड्यूल 9 में डाल दे तो क्या उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए यह कहा गया इस केस में, ये सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला था तो इसमें यह बात आई कि बिना संविधान संशोधन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि मौलिक अधिकार का अगर कटौती हो रहा है तो उसको शेड्यूल 9 में नहीं डालना है। इसमें यह बात आई। फिर दूसरा मामला आप केशवानंद भारती, तो बहुत ही पॉपुलर केस रहा है बहुत सारे मामलों में। केशवानंद, मैं बार बार कहता हूं, मैं जब टॉपिक करूंगा, मैं अटेम्प्ट लेता हूं किसी टॉपिक को, तो मैं एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आपको और किसी और सोर्स से सुनने जाने की जरूरत नहीं है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल गवर्नमेंट, जानते हैं ये केस हमको लगता है भारतीय इतिहास में मोस्ट पॉपुलर केसों में से एक है ये, 1973। अब इसमें क्या था, गोलकनाथ में जैसे हुआ कि नहीं, आप संविधान संशोधन का मतलब ये नहीं है कि उसके मौलिक अधिकारों में कटौती कर उसे शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। तो इसका मतलब है कि मौलिक अधिकारों में कटौती किए बिना अगर किसी सब्जेक्ट में गवर्नमेंट कानून बनाती है, यानी संसद कानून बनाती है और उसे शेड्यूल 9 में डालती है, तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह केशवानंद भारती वर्सेस केरल गवर्नमेंट 1973 केस तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो थोड़ा सा मामला जो हमारे शेड्यूल 9 से जुड़ा हुआ है उसमें यह है कि मूल ढांचा को, जो संविधान का मूल ढांचा है, अभी मूल ढांचा को भी आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी केसें हुई थी, वो एक अलग टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो केशवानंद भारती और केरल गवर्नमेंट केस में इससे शेड्यूल 9 से जुड़ा हुआ मामला ये आ रहा है कि मूल ढांचा यानी फंडामेंटल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको छोड़कर किसी भी कानून को अगर सर्वोच्च सदन द्वारा पारित कर शेड्यूल 9 में डाला जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये भी एक मामला आ गया, स्पष्ट हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन वो मामला क्या होना चाहिए कि वो मामला जो फंडामेंटल राइट्स है, जो बेसिक्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पर उसके साथ छेड़छाड़ वाली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक मामला आता है 1981 में, ये वामन राव केस है, ये वामन राव वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट। ये जो केस है ये 1981 का है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, 1981 का केस है। अब तक हम लोगों ने देखा कि ये गोलकनाथ केस में भी क्या है कि नहीं, फंडामेंटल राइट जो बेसिक्स है उसमें नहीं करना है। केशवानंद भारती बोलता है जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारा बेसिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको छोड़ के किसी भी किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन उसके मूल ढांचा में अगर कुछ किया तो सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगी। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें सीधे सीधे वामन राव वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट केस में क्या हुआ कि देखिए संविधान का जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल को छोड़कर किसी सब्जेक्ट में अगर कानून बनाती है और उसे शेड्यूल 9 में डाल दिया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, ये स्पष्ट इस केस में है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि एक डेडलाइन जोड़ा गया, इसमें यह क्या गया कि 24 अप्रैल 1973, देखिए इसको ध्यान से, 24 अप्रैल 1973 से पहले का जो है, उससे पहले का जो भी सब्जेक्ट है उससे अगर जोड़ा गया किसमें, शेड्यूल 9 में, अनुसूची 9 में अगर जोड़ा गया है तो उस पर क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप यानी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। उससे पहले के किसी भी वैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 से पहले के जो सब्जेक्ट उसमें शामिल है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 24 अप्रैल 1900 बाद का जो भी सब्जेक्ट है जो शेड्यूल 9 में भी अगर डाल दिया गया है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स जो है उसका हनन है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू होगी। देखिए अभी तक लगभग सब केस में फाइनली यही आ रहा है कि जुडिशियल रिव्यू शेड्यूल 9 के सब्जेक्ट में होगी, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस नहीं होना चाहिए। बेसिक्स जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका वायलेंस करते हुए कोई कानून बनाकर शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए तो किया जाना है, उसमें
होगी जुडिशियल रिव्यू। अब चौथा, अब इसमें क्या है देखिए, ये अंत जो अंतिम केस है इसमें कुछ शेड्यूल को जोड़ा गया, शेड्यूल नहीं आर्टिकल को जोड़ा गया कि इस आर्टिकल को छोड़कर अगर आप कानून बनाते हैं तो जुडिशियल रिव्यू होगी। तो ये जो है ये है कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट 2007 का केस। कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु। यह है 2007 का मामला। और जो ये जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ ये अंतिम केस है, शेड्यूल 9 जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ ये अंतिम केस है। इसमें क्या किया गया कि इसमें सीधे सीधे बोला गया कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, 15, 19 और 21, अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 ये सारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। अब क्या हुआ, कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट 2007 का केस में क्या आया कि अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी संशोधन अगर आप करते हैं तो संविधान का फंडामेंटल जो है उसका संशोधन माना जाएगा और उसकी जुडिशियल रिव्यू होगी। लेकिन इसके साथ ये हुआ कि इसका मूल संरचना के साथ आपको किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इसमें एक मामला जो स्पष्ट आया, देखिए क्या है, ये तो सीधे सीधे है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 19 हो या 21 वो ये अपने आप में संविधान है। आप निश्चित रूप से संविधान को पढ़े हैं। ये आर्टिकल 14 हो या 21 ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल 21 अपने आप में संविधान है, आर्टिकल 19 अपने आप में संविधान है। तो अगर अब क्या होगा कि कोई भी मामला, अब यहाँ पे समझिए बात को, अब ये जो कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो केस है इसमें स्पष्ट हो गया कि कोई भी मामला अगर शेड्यूल 9 में डाल दिया गया, किसी भी मामले को शेड्यूल 9 में डाल दिया गया तो उसमें क्या होगा कि उसमें जिस मामले को डाला गया है क्या वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 को किसी भी तरह से प्रभावित करता है। ध्यान दीजिए, आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 को किसी भी तरह से अगर प्रभावित करता है और वो सब्जेक्ट अगर शेड्यूल 9 में चला गया तो जुडिशियल रिव्यू होगा। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 14, 15, 19, 21 अपने आप में संविधान है, बहुत बड़ा टॉपिक सब्जेक्ट है ये। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई मामला कानून बनाकर अगर शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए तो क्या होगा, उसकी जुडिशियल रिव्यू होगी। ये मामला कब, कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट 2007 में है। अब आपके ध्यान में आ रही होगी कि सरकार क्या कर रही है। सरकार तो बोल रही है कि जो कानून बनेगा, जैसे झारखंड सरकार ने 32 के खतियान को आधार मानते हुए स्थानीय नीति की बात कर दी। अब स्थानीय नीति को परिभाषित करने के साथ अगर वो नियोजन नीति भी इसके साथ मिलाती है, निश्चित रूप से स्थानीय नीति बनाने का उद्देश्य है कि नियोजन नीति को साथ में जोड़ना। अब नियोजन नीति को अगर आप देख लें तो ये आर्टिकल 16, बेसिकली आर्टिकल 16 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात होगी। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात या फिर 16 की बात होगी और अगर उसे शेड्यूल 9 में जगह दे दिया जाता है वैधानिक तरीके से तो उसको चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन वो अगर किसी भी तरह से आर्टिकल 14, 15, 19 या 21 के आत्मा को प्रभावित करती है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू संभव है। इसका मतलब ये मत मानकर नहीं चला जा सकता है कि 1932 खतियान के आधारित अगर कोई नियोजन नीति बनाती है और उसे केंद्र सरकार शेड्यूल 9 में डाल भी देती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना जरूरी है। अब मैं बता दूं कि जो भी ये आर्टिकल 9 में जो भी सब्जेक्ट जोड़े गए हैं वो आप जानते हैं अब तक 284 सब्जेक्ट जोड़े जा चुके हैं। इसको भी मैं अभी बता दूंगा। चलिए देख लेते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्या है कि जब हम लोगों ने चारों केस को स्टडी किया, इसमें ऑलमोस्ट ये समझ में आ गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी जो बेसिक्स है उसको छोड़कर अगर सब्जेक्ट को शेड्यूल 9 में जोड़ दिया जाए तो उसका जुडिशियल रिव्यू संभव नहीं है। लेकिन किसी भी तरह से फंडामेंटल्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको समझ लेते हैं कि अब तक जो शेड्यूल 9 आप जानते हैं कि कैसे आया और शेड्यूल 9 में पहली बार 13 सब्जेक्ट को जोड़ा गया। ये संशोधन की एक प्रक्रिया जो 1951 से चल रही है, लेकिन इसको कैटेगराइज कर दिया गया। कब कैटेगराइज, वामन राव वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट 1981 का जो केस था उसमें एक डेडलाइन फिक्स किया 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी मामले हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी। लेकिन उसके बाद के मामलों में अगर किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है तो जुडिशियल रिव्यू संभव है। तो इसका मतलब एक डेडलाइन है 24 अप्रैल 1973, उसके आधार पर इसको समझना होगा हम लोग को। तो जो शेड्यूल 9 है, शेड्यूल 9 के सब्जेक्ट्स यानी इसमें जो विषय जुड़े हुए हैं,
ठीक है, ये सब्जेक्ट, इसको तो हम लोग को तो कैटेगराइज करना होगा तभी समझ में आएगा। इसमें कैटेगराइज क्या होगा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले, 1973 से पहले, और ये 24 अप्रैल 1973 के बाद, 73 के बाद का मामला। इसमें क्या होगा ना, अभी आपको ये भी समझ में आया कि कैसे हम लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि जब सीएनटी में संशोधन 1990 में 66वां संविधान संशोधन जा रहा हो सकता है तो फिर अभी क्यों नहीं हो सकता है। भाई वो कैसे हुआ था, और वो 25 राज्यों से जुड़ा हुआ मामला था, कोई झारखंड जैसे छोटे राज्य का मामला नहीं था कि एक राज्य पारित कर दिया और वो वहाँ से शेड्यूल 9 में जुड़ गया। इसलिए दिग्भ्रमित करना आसान है, लेकिन चीज़ों को समझने के बाद बातों को रखना थोड़ा सा अलग, प्रैक्टिकली बात को रखना थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए मैं ये भी अभी एग्जांपल दूंगा कि कैसे जो 76वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिर्फ एक स्टेट से जुड़ा हुआ था, और क्यों एक स्टेट द्वारा पारित किया गया कानून को क्या होता है कि वो कहाँ चला जाता है, तो वो चला जाता है कहाँ, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और फिर चूंकि उसी के समर्थन से केंद्र में सरकार थी तो उन्होंने शेड्यूल 9 में उसे शामिल कर लिया। तो यही तो फैक्ट है, इसी को तो जानना है। तो चलिए इसमें क्या है कि हम लोगों ने इसको देखा, इसमें शेड्यूल 9 का जो सब्जेक्ट उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि 24 अप्रैल 1973 से पहले की बात और 24 अप्रैल 1973 के बाद की बात है, उसके सब्जेक्ट जिसका जुडिशियल रिव्यू संभव है। अभी तक हम लोगों ने देखा ये जो शेड्यूल 9 है, शेड्यूल 9 के सब्जेक्ट को सीधे सीधे हम आम लोग क्या समझते हैं कि शेड्यूल 9 में जो सब्जेक्ट जोड़ दिया गया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो आखिर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा शेड्यूल 9 के सब्जेक्ट का, उसके लिए आधार क्या है, तो जानते हैं उसका आधार है संविधान का अनुच्छेद। संविधान का जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के कारण ही उसको यह अधिकार प्राप्त है, और ये अनुच्छेद है 31B 31 ख। तो जो सब्जेक्ट है इसका, इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 31B। जो सुरक्षा कवच प्राप्त है ना, जो भी शेड्यूल 9 में अगर कोई सब्जेक्ट जोड़ दिया जाए और उसको सुरक्षा कवच प्राप्त हो रहा है तो किस पे, कहां से प्राप्त हो रहा है, तो इसका अधिकार, इसका सोर्स क्या है, तो ये है आर्टिकल 31B। इसके तहत इसके जुड़े जो सब्जेक्ट है उसको क्या है, सुरक्षा कवच प्राप्त है जुडिशियल रिव्यू से। चलिए आप जान लेते हैं 24 अप्रैल 1973 से पहले जो सब्जेक्ट है उसको देख लेते हैं। तो बहुत ही क्विकली, एकदम छोटा सा है और हम लोग देख लेते हैं। तो आप जानते हैं हमारा जो पहला संविधान संशोधन दोनों में होगा, इसको लिख लेते हैं, ऐसा लिखेंगे, संविधान संशोधन हो गया, इसमें भी संविधान संशोधन। ये सब टॉपिक आपका सिविल्स के मेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, और जो एमसीक्यू वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। इसलिए फोकस रहना ज़्यादा जरूरी है आपको चीज़ों को समझने के लिए। इसमें क्या हो गया कि संविधान संशोधन, तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन होने के बाद जानते हैं ये शेड्यूल 9 में 13 सब्जेक्ट को जोड़ा गया, और 13 जो जोड़ा गया ये सारा 13 जानते हैं क्या है, ये सारा भूमि सुधार कानून से है। फिर दूसरा आते हैं चौथा, अभी समझ में आएगा झारखंड का खतियान का क्या स्थिति हो सकता है। संविधान संशोधन, ये क्या है, चौथा संविधान संशोधन जो हुआ ये 14 से लेकर 20 जोड़ा गया। फिर जो तीसरा, अगर हम लोग तीसरा की बात करें तो वो है आपका सातवां संविधान संशोधन। अभी इंटरेस्ट आएगा उधर वाला, जब हम लोग 1973 के बाद का जब देखेंगे तो आए हम लोग 21 से 64। और चौथा जो 1973 से पहले की बात हम लोग कर रहे थे, चौथा 29वां संविधान संशोधन, वो हो गया 29वां संविधान संशोधन। आप थोड़ा सा निश्चित रूप से आप लोग YouTube में सर्च कर रहे हो, गूगल में सर्च कर रहे हो, आप देखेंगे इतना डिटेल्स में आपको ये टॉपिक कौन बता रहा है। अगर बता रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसमें कुछ संशोधन की बात हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं। तो इसमें हो गया 65 और
66। आप ये जानते हैं कि अब तक टोटल 284 जो कानून है उसको शेड्यूल 9 में जोड़ा गया है। अभी यही 284 आपके सामने दिख जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं, ये 1973 से पहले का। अब क्या है 1973 से बाद का अगर देखते हैं तो चलिए देखते हैं। 34वां संविधान संशोधन, 34वां संविधान संशोधन जो है ये 67 और 68, फिर 34वां संविधान संशोधन 67 68 कानून इसमें जोड़ा गया है। इसका 39वां संविधान संशोधन, इसमें 86 होगा भाई, 67 से 86, ये 87 से 124, फिर 40वां संविधान संशोधन ये 125 से होगा तो 125 से 188। अभी आपको तुरंत 284 जो कानून है वो मिल जाएगा। देखिए अब तक मैंने 34वां संविधान संशोधन में 67 से 86 तक कानून बने, फिर 39वां में 87 से 124वां, फिर 40वां में हम लोगों ने देखा क्या 125 से 188वां, फिर 47वां संविधान संशोधन तो 189 से 202। चलिए पांचवा यहीं लिखते हैं। अब 47 हो गया। इसके बाद पांचवा जो आएगा 66वां, इसी से लेकर बार बार जो झारखंड का एग्जाम्पल कोट किया जा रहा है यही है। 66वां 1990 में आया था। 66वां इसका भी जिक्र करेंगे हम लोग। संविधान संशोधन ये था 203 से 257 तक कानून जोड़े गए। इसके बाद 76वां, यही 76वां को आधार बांधकर झारखंड सरकार केंद्र को भेजने चली है। ये हमारे सहयोग से सरकार चल रही है, वो संविधान संशोधन कर शेड्यूल 9 में हमारे द्वारा भेजे गए स्थानीय नीति को शामिल करा लेगी। दिवा स्वप्न से ज़्यादा, दिवा स्वप्न से कम कुछ है ही नहीं। इसमें बोलना क्या है 257A, सेवेंटी 76वां हो गया। इसके बाद 78वां, टू 258 से 284। अब आप देखिए शेड्यूल 9 में टोटल सब्जेक्ट कितने शामिल है 284। मैंने यह दिखा दिया है कि जैसे पहला में 13 जोड़ा गया, फिर चौथा संविधान संशोधन कर 20 तक जोड़ा गया, सातवां में 16 तक 64 तक, इसी तरह आप देखेंगे 284 तक जोड़ा गया शेड्यूल 9 में। सबसे पहले सीधा सवाल तो यही पूछा है शेड्यूल 9 में कितने सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, तो सीधी सी बात है कि शेड्यूल 9 में 284 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। इसके बाद शेड्यूल 9 में पहला संशोधन कब होता है 1941, इसको संविधान के किस अनुच्छेद के सुरक्षा कवच प्राप्त है 31 भी। ऐसे तमाम सवाल इस टॉपिक से जुड़े हुए, इसका जवाब अब आपके पास है। अब चलिए इसमें देख लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि ये जो 66वां संविधान संशोधन हुआ ये 1990 में। इसमें क्या है कि भारत के लगभग सभी राज्यों में भूमि सुधार से जुड़े हुए जो मामले थे उसमें कुछ ना कुछ संशोधन किए गए, और इसी आधार पे जब भारत के सभी राज्यों में हो रहे थे तो बिहार राज्य में ऑब्वियस हुआ होगा। और बिहार राज्य में हुआ था तो ये क्या था, बिहार राज्य का जो दक्षिण बिहार का भाग था वही तो झारखंड बना ना 2000 में। तो यानी दक्षिण बिहार में प्रचलित, हम झारखंड की बात ही नहीं कर रहे हैं, दक्षिण बिहार में प्रचलित कानून CNT, इसके भी उपबंध में कुछ संशोधन किए गए। क्योंकि ये भूमि सुधार से जुड़ा हुआ संशोधन ही था। आपको ये जानकर एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आश्चर्य की बात ही नहीं है कि इसमें जो 284 सब्जेक्ट है ना, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू क्या है, भूमि सुधार। जो भी जो लैंड रिफॉर्म्स है उससे जुड़ा हुआ है, इसमें दूसरे सब्जेक्ट को डाला ही नहीं गया है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, उसकी भी बात करूंगा मैं। तो आप देखिए अब 1990 में दक्षिण बिहार, झारखंड भी नहीं बना था, उसमें जो CNT था उसके उपबंध में संशोधन कर उसके कुछ पार्ट्स को
66वां संविधान संशोधन द्वारा 203 से लेकर 257 के बीच के कानून में क्या हुआ कि जगह दिया गया। अब ये क्या गया, शेड्यूल 9 में जगह दिया गया, तो इसका मतलब है कि उसको संविधान में चुनौती, उसको जुडिशियल रिव्यू उसकी नहीं हो सकती है। तो ये कब हुआ था, 1990 में। और जान रहे 1990 में लगभग सभी राज्यों के भूमि सुधार कानूनों में संशोधन हुई थी, उसी में से दक्षिण बिहार के भी एक उपवन CNT में संशोधन हुई थी। इसीलिए हो गया, ये स्पेशली झारखंड के लिए नहीं था, ये बिहार के लिए नहीं था। इसको समझना होगा कि आज के 1932 आधारित नियोजन नीति बनाकर उसको शेड्यूल 9 में पारित करना असंभव बात है, ये तार्किक ही नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स है, उसको जगह दिया गया संविधान में, यानी अनुच्छेद 31B के तहत सुरक्षा कवच प्रदान किया गया शेड्यूल 9 में जोड़कर। किसको? लैंड रिफॉर्म्स को। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शन है जो 76वां संविधान संशोधन है, यही एक्सेप्शन है, इसी की बात करनी है। तो 76वां संविधान संशोधन है, ये रिलेटेड है कहाँ? तो ये तमिलनाडु में 69%, इसी की बात मैं कर रहा हूँ। ये 69% रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मामला, रिजर्वेशन। अब इसको समझ लीजिए, ये 76 जो 76वां संविधान संशोधन है, ये करके 257A को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1994 में। अब इसका सिनारियो भी समझा दे रहे हैं, 1994 में। अब इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार इस बात को सदन से पारित करा के शेड्यूल 9 में भेजने की बात करी, जिसे अभी तो वर्तमान में गवर्नर के यहाँ से ही वापस कर दिया गया। तो इसमें क्या है कि 1994 में क्या हुआ था कि 1994 में रिजर्वेशन का मामला था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो एजुकेशन था, एजुकेशन में रिजर्वेशन और साथ ही स्थानीयों को नौकरी देने के लिए रिजर्वेशन की बात थी, उसके लिए उसको 69% रिजर्वेशन की बात थी। लेकिन आप जानते हैं कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आजकल एक नया रिसेंट कानून के बाद थोड़ा सा बदलाव आया है, आप देख लेंगे, मेरा आरक्षण वाला 2 सीरीज है, उसको देखेंगे, आपका रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं आई लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना। इसमें क्या है, देखिए कि 69% रिजर्वेशन था। ये क्या हुआ कि तमिलनाडु सरकार 69% रिजर्वेशन लागू करने के बाद ऑब्वियस है कि ये चुनौती दी गई कि ये 50% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो जब 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो क्या हुआ कि ये तमिलनाडु सरकार द्वारा क्या किया गया कि तमिलनाडु सरकार द्वारा सदन में पारित, अपने राज्य के विधानसभा में पारित होने के बाद, वो अनुच्छेद 31C के तहत, यहाँ भी संविधान का ये चला, अनुच्छेद 31C, तमिलनाडु का जो विधानसभा है वो 69% रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ जो विधेयक था उसे पारित कर अनुच्छेद 31C के तहत राष्ट्रपति के पास अनुमोदित करने के लिए भेज दिया। अब क्या हुआ, ये जो राष्ट्रपति के पास अनुमोदित करने के लिए भेज दिया, उसी समय क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट जो है ये क्या है, आप देखेंगे यहाँ 257A, ये जो नियम है 257 ये तमिलनाडु के इसी 69% रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसे शेड्यूल 9 में डाला गया। अब देखिए, मैंने कहा कि जितना भी है रूल्स इसमें जो 284 मोस्ट ऑफ आर रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म, बट 257A is related to रिजर्वेशन ऑफ तमिलनाडु। तो कितना, 69% रिजर्वेशन, तो 69% रिजर्वेशन उसको शेड्यूल 9 में जगह दिया गया। कब? 1994 में। अब इसको समझिए कि 1994 में जो जगह दिया गया, 1994 में केंद्र में एक सरकार थी जिसके PM थे नरसिम्हा राव। अब यहाँ तुरंत समझ में आ जाएगा नरसिम्हा कैसे उसको जगह मिल गया। नरसिम्हा राव, ये अल्पमत की सरकार थी, गठबंधन से चल रही थी। तमिलनाडु जिस स्टेट का ये मामला था 257A वाला, ये तमिलनाडु में 40 MP, उसमें से 28 उसके कांग्रेस के थे, उनका भी दबाव था, और जो 12 थे उनकी सरकार थी, 12 जो MP और थे उसकी सरकार थी वहाँ।
तो इसका मतलब है कि सरकार जो थी समर्थन से चल रही थी, और वहाँ के जो कांग्रेस के एमपीज थे 28 एमपीज थे, जो 28 एमपी रिलेटेड टू तमिलनाडु, उनका भी दबाव था। इसीलिए क्या कि ये दबाव में केंद्र में जो अल्पमत की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने 257A जो 76वां संविधान संशोधनों से संशोधित करते हुए 1994 में इसे जगह दे दी शेड्यूल 9 में। अब ऐसा ही ख्वाब हम लोग देख रहे हैं, झारखंड में ऐसा ही ख्वाब दिखाया जा रहा है कि झारखंड में जो 32 आधारित खतियान जो नीति बनी, जो नियोजन नीति बनी, ये नियोजन नीति भी केंद्र में जाए और केंद्र संविधान संशोधन करते हुए उसे शेड्यूल 9 में जोड़ दे। आपको लॉजिकली सही लग रहा है? अगर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप फैक्ट समझ गए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। इसीलिए ये एक हॉट केक इशू बना हुआ था शेड्यूल 9, और शेड्यूल 9 के सब्जेक्ट है, उसमें खतियान की क्या पोजीशन होगी, 1932 बेस्ड जो खतियान नीति बन रही है उसका क्या पोजीशन होगा। तो ये बहुत ही सेंटिमेंटल इशू है, लेकिन सेंटिमेंटल इशू को प्रैक्टिकल अप्रोच से समझना, सोचना बहुत ही जरूरी होता है। सिर्फ सेंटिमेंट अगर देखेंगे तो पॉलिटिशियन को तो सेंटिमेंट ही हिट करना आता है, वो हिट कर रहे हैं, रेगुलरली हिट कर रहे हैं। बट हम लोग जो शिक्षित वर्ग है, समाज का जो शिक्षित वर्ग है, उसे ये समझना होगा कि ये टॉपिक क्या कहता है, शेड्यूल 9 की बात क्यों आ रही है, क्यों शेड्यूल 9 में ये डलवाना चाह रहे हैं, शेड्यूल 9 में तो डाला ही नहीं जा सकता है, ये इलॉजिकल बात क्यों। तो चलिए यही तो फैक्ट है जिसे आज जान लेना जरूरी था कि कैसे हमें 1932 खतियान के नाम पर दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जबकि अगर 1932 खतियान या उससे जुड़ा हुआ स्थानीय नीति बनाने की बात आएगी तो राज्य सरकार बनाए, राज्य सक्षम है, अपने विधानसभा से पारित कराया, अपने भौगोलिक क्षेत्र के अंदर इस कानून को लागू कर सकती है। उससे शेड्यूल 9 का बात ही नहीं करना चाहिए। ये इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। आपने इस चीज़ को आज समझ लिया।